प्यारे बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंशु सिंह एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का पाठ 14 प्राकृतिक संपदा का भाग 3 पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पूर्व हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हम प्राकृतिक संपदा के बारे में जाने कि हमारी प्राकृतिक संपदा, हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक संपदा जल, वायु तथा मृदा होती है और वायु किस प्रकार हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ वायु जलवायु का भी नियंत्रण करती है और वायु में जब गति आती है तो पवनों का निर्माण होता है और वर्षा जल के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वर्षा होती है। उसके बाद भाग 2 में हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ें कि किस प्रकार वायु में गैसों की मात्रा अधिक या कम होने से वायु प्रदूषण होता है। साथ ही साथ जल के बारे में हम पढ़ें कि जल हमारे जीवन की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है। उसके बाद हम मृदा के बारे में पढ़ें और हम मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है ये जाने, मृदा में ह्यूमस का क्या कार्य होता है ये जाने और मृदा प्रदूषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज भाग 3 में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत हम विभिन्न जैविक चक्रों का अध्ययन करेंगे। जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑक्सीजन चक्र और ओजोन परत के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारी जैव मंडल में जैविक और अजैविक घटक के बीच सामंजस्य होता है। जैविक तथा अजैविक घटक के बीच सामंजस्य की वजह से पृथ्वी पर जीवन गतिशील तथा स्थिर है। बच्चों, जैविक और अजैविक घटक के बीच लगातार पदार्थों का और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है और जैविक और अजैविक घटक के बीच पदार्थों के स्थानांतरण को ही जैव रासायनिक चक्र कहते हैं और यही जैव रासायनिक चक्र जीवमंडल को सक्रिय, गतिशील, स्थायी तथा संतुलित बनाए है। आइए बच्चों देखें जलीय चक्र क्या होता है। बच्चों, इसके पूर्व हम ये जान चुके हैं कि महासागरों और समुद्रों द्वारा लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की वजह से वायुमंडल में वाष्प ठंडे होकर बादल का रूप ले लेते हैं और बादल फिर वर्षा के रूप में धरती पर जल आ जाता है। बच्चों, लगातार समुद्रों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है, परंतु बावजूद इसके समुद्र और महासागर सूखते नहीं हैं। इसका क्या कारण है? आपने कभी सोचा कि क्यों समुद्र और महासागर सूखते नहीं हैं? इसका कारण हमारा ये जलीय चक्र है। बच्चों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जब जल वाष्पीकृत होता है तो जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडी होकर सघन होकर बादल का रूप ले लेती है और ये बादल जल के रूप में वर्षा कर देते हैं। जब ये जल धरती पर आ जाता है तो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो मृदा द्वारा इस जल को अवशोषित कर लिया जाता है और ये जल भूजल का रूप ले लेता है, भूमिगत जल का रूप ले लेता है। बच्चों, ये भूमिगत जल फिर झरने के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है। साथ ही साथ मनुष्य कुओं का निर्माण करता है, नलकूपों का निर्माण करता है और इसके द्वारा भी भूमिगत जल का उपयोग वो अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है। बच्चों, झरनों द्वारा जब सतह पर जल आ जाता है तो फिर वो जल नदी के रूप में समुद्र में पहुंचा दिया जाता है। जब नदी के द्वारा समुद्र में जल को पहुंचाया जाता है तो उसके मार्ग में जो मृदा आती है, मृदा में जो खनिज पदार्थ होता है उसमें से जो घुलने योग्य खनिज होता है वो जल में घुल जाता है। क्योंकि बच्चों, ये हम जानते हैं कि जल एक बहुत अच्छा विलायक होता है, तो
नदी के मार्ग में इस मृदा में जो घुलने युक्त खनिज होते हैं वो इस नदी के जल में घुल जाते हैं और ये खनिज युक्त जल समुद्र में या महासागर में आकर मिल जाता है और फिर इस खनिज का उपयोग इन समुद्री जीवों द्वारा कर लिया जाता है। तो इस तरह लगातार ये जल चक्र चलता रहता है। अब आइए बच्चों देखिए नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। बच्चों, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है। ये वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है। बच्चों, नाइट्रोजन हमारे शरीर निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में होता है। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन, इनमें नाइट्रोजन एक मुख्य तत्व के रूप में होता है। इसके अलावा बच्चों, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में एल्कलॉइड में और यूरिया में भी होता है। बच्चों, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। तो किस प्रकार ये जैव चक्र में या जैविक घटक में आता है, आइए देखें। बच्चों, नाइट्रोजन चक्र इन 5 चरणों से होकर गुजरता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्वांगीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन सीधे पौधों या जंतुओं द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। केवल कुछ सूक्ष्मजीव, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। ये बैक्टीरिया मृदा में स्वतंत्र रूप में भी पाए जा सकते हैं या द्विबीजपत्रीय, कुछ द्विबीजपत्रीय पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। बच्चों, द्विबीजपत्रीय पौधों की जड़ों में ये बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथि जैसी संरचना पाई जाती है। उस ग्रंथि में ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में स्थिर करता है। बच्चों, अब इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को पौधे उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ कुछ भौतिक क्रियाएं होती हैं जिससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जब बरसात का मौसम होता है तो आप देखिए बिजली चमकती है। बिजली चमकने से वायु का ताप बहुत बढ़ जाता है और दाब भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेता है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड फिर वर्षा के जल के संग मिलकर नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। फिर ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड मृदा में आ जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों, औद्योगिक स्तर पर भी नाइट्रेट और यूरिया का निर्माण होता है जो मनुष्य द्वारा मृदा में डाल दिया जाता है, जिससे पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति कर लेते हैं। बच्चों, बैक्टीरिया द्वारा या भौतिक कारणों द्वारा जो नाइट्रेट और नाइट्राइट का निर्माण हुआ रहता है उसका उपयोग पौधे कर लेते हैं और पौधे इस नाइट्रेट को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। फिर इस अमीनो अम्ल का पौधे अपने प्रोटीन निर्माण में करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, मनुष्य द्वारा भी औद्योगिक स्तर पर यूरिया और नाइट्रेट का निर्माण होता है और इस यूरिया और नाइट्रेट को उर्वरक के रूप में मनुष्य द्वारा मृदा में डाल दिया जाता है और फिर इस मृदा से इसका उपयोग पौधे कर लेते हैं। तो बच्चों, औद्योगिक स्तर पर नाइट्रेट का निर्माण होता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया और कुछ भौतिक कारणों से जो नाइट्रेट का निर्माण होता है, मृदा में नाइट्रेट का निर्माण होता है, उस नाइट्रेट का उपयोग पौधे कर लेते हैं और फिर इस नाइट्रेट को अमीनो अम्ल में पौधे बदल देते हैं।
फिर पौधों में इस अमीनो अम्ल का उपयोग विभिन्न प्रोटीन के निर्माण में कर लिया जाता है। अब पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो गई, लेकिन जंतु में कैसे होती है? तो जंतु इन पौधों को खाकर, शाकाहारी जंतु इन पौधों को खाकर अपने शरीर में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं और मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं को खाकर अपने शरीर के नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। फिर इन जंतु और पौधों में इस प्रोटीन द्वारा और जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। अब इसके बाद जंतु और पौधों में नाइट्रोजन की तो आपूर्ति हो गई, अब वायुमंडल में वापस कैसे नाइट्रोजन जाता है? तो बच्चों, जब ये जंतु मूत्र के रूप में अमोनिया और यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिससे मृदा में अमोनिया आ जाता है। साथ ही साथ पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद कुछ सूक्ष्मजीवों, कुछ बैक्टीरिया द्वारा मृदा में अमोनीकरण द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। अब फिर मृदा में कुछ और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन क्रिया द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाते हैं। मृदा में कुछ और सूक्ष्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस अमोनिया को नाइट्रिफिकेशन क्रिया द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। अब ये नाइट्राइट और नाइट्रेट पुनः पौधों द्वारा उपभोग में ला लिया जाता है, परंतु साथ ही साथ मृदा में कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्राइट और नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये नाइट्रेट वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में चला जाता है। तो इस प्रकार वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधे उपयोग करते हैं, पौधे से फिर जंतु उस नाइट्रोजन की आपूर्ति अपने शरीर में कर लेते हैं, फिर इनके मृत्यु द्वारा अपघटन क्रिया द्वारा वायुमंडल में वापस नाइट्रोजन चला जाता है और ये चक्र लगातार चलता रहता है, जिससे जीवों के शरीर में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। अब आइए देखें बच्चों, कार्बन चक्र क्या होता है। बच्चों, कार्बन चक्र पढ़ने से पहले हम अपने जीवन में कार्बन की क्या उपयोगिता है ये देखें। बच्चों, वायुमंडल में कार्बन अपने तत्वीय रूप में, अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ बच्चों, कुछ खनिजों में भी यौगिक के रूप में कार्बन पाया जाता है। खनिजों में यौगिक के रूप में हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में या कार्बोनेट के रूप में ये कार्बन पाया जाता है। इसके साथ ही साथ बच्चों, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वसा से मिलकर बना होता है। तो इन कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन में कार्बन मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित होता है। अब हमारे शरीर में कार्बन की आवश्यकता है, तो वायुमंडल से किस प्रकार जैव चक्र में, जैव रासायनिक चक्र में कार्बन आता है, आइए इसका अध्ययन करें। बच्चों, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बच्चों, ये क्रिया हरे पौधों के पर्णहरिम में होता है। क्या होता है कि हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और फिर इन हरे पौधों को भोजन के रूप में जंतु उपयोग करते हैं और जंतु में भी कार्बन की आपूर्ति हो जाती है। चूना पत्थर के रूप में भी कार्बन पाया जाता है। बच्चों, इस जंतु और पौधे से प्राप्त जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम और कोयले में भी कार्बन एक मुख्य घटक के रूप में होता है। समुद्री जीव होते हैं, इनका बाह्य तथा अंतः कंकाल भी कार्बोनेट का बना होता है। ये समुद्री जीव
जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने इस शल्क के निर्माण में, कवच के निर्माण में करते हैं। अब जंतुओं में और पौधों में कार्बन की आपूर्ति वायुमंडलीय कार्बन से हो गई। वापस ये वायुमंडल में कार्बन कैसे जाता है? तो बच्चों, भोजन के रूप में जो जंतु और पौधों में ग्लूकोज होता है, इसका श्वसन द्वारा ऑक्सीकरण होता है। श्वसन द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया में सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में कर लेते हैं। इस श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों, आप देखिए दहन की क्रिया, मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाता है, लकड़ियों को जलाता है, साथ ही साथ वनों में आग लग जाती है। तो इन सारी क्रियाओं में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। दहन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जो वायुमंडल में चला जाता है। जंतु तथा पौधों की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके अपघटन की क्रिया द्वारा भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। बच्चों, औद्योगिक क्रांति के पश्चात जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वायुमंडल में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इस समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग दुगनी हो गई है, जो वायु प्रदूषण का कारण होता है। अब आइए बच्चों देखें, वायु प्रदूषण से हमारे पृथ्वी पर क्या हानि होती है, हमारे पृथ्वी पर जीवों को क्या हानि होती है। बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव जानने से पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक कांच की बोतल ले लीजिए और कांच की बोतल में एक थर्मामीटर लगा दीजिए और कांच की बोतल को बंद करके इसको धूप में 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 4-5 घंटे बाद आप देखिएगा कि 4-5 घंटे जब इसको धूप में छोड़ देते हैं तो सूर्य से आई ऊष्मा की वजह से ये बोतल गर्म हो जाता है। बोतल के अंदर सूर्य से आई ऊष्मा की वजह से बोतल के अंदर का ताप बाहर के ताप से अधिक होता है, क्योंकि ये कांच इस ऊष्मा को अंदर से बाहर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से कांच के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक होता है। इसी संकल्पना के आधार पर ग्रीन हाउस का निर्माण किया जाता है। बच्चों, जो उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं उनको ठंड में अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तो उष्णकटिबंधीय पौधों को ठंड में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए इन उष्णकटिबंधीय पौधों के चारों तरफ कांच का एक आवरण बनाया जाता है। कांच के इस आवरण की वजह से ऊष्मा अंदर आती है, जिससे इसके अंदर का ताप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन उष्णकटिबंधीय पौधों को ठंड में भी ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। यही कांच का आवरण ग्रीन हाउस कहलाता है। बच्चों, इसी तरह पृथ्वी पे लगातार प्रदूषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल में इन गैसों की अधिकता की वजह से सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो पूरी तरह वापस वायुमंडल में नहीं जा पाती है, वो ऊष्मा पृथ्वी पर रह जाती है। देखिए, सूर्य से आने वाली ऊष्मा वो पूरी तरह वायुमंडल में नहीं जा रही है, वो इसी पृथ्वी पर इन गैसों की तरह रह जाती है, क्योंकि ये गैसें ऊष्मारोधी होती हैं। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और लगातार ये ऊष्मा पृथ्वी पर रह जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का ताप लगातार बढ़ रहा है, जिसको वैश्विक ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव ये है कि ध्रुवों पर जो बर्फ है और ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जिससे बहुत से देशों के तटीय क्षेत्र डूब सकते हैं। तो
हमें इन गैसों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण ना हो और पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा वापस वायु अंतरिक्ष में जा सके। बच्चों, अब आइए देखें पृथ्वी पर ऑक्सीजन किस प्रकार संतुलित बनी रहती है। बच्चों, पृथ्वी पर लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। बच्चों, ये ऑक्सीजन O2 के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में भी जो खनिज पाए जाते हैं उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सिलिकॉन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन पाया जाता है। साथ ही साथ धातुओं के खनिज में कार्बोनेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में और सल्फेट के रूप में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों जल में भी H2O, देखिए जल में भी ऑक्सीजन पाया जाता है और जल में O2 घुलित रूप में या ऑक्सीजन घुलित रूप में भी पाया जाता है। जीवों की संरचना में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, इन सब यौगिक का उपयोग होता है और इन सब यौगिकों में भी ऑक्सीजन एक मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। बच्चों, ऑक्सीजन का जीवों द्वारा 3 रूप में प्रयोग किया जाता है: श्वसन द्वारा, दहन द्वारा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड द्वारा। बच्चों, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। सजीव ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और दहन क्रिया में मनुष्य लकड़ी को जलाता है या अन्य जीवाश्म ईंधन को जलाता है, जिस क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ वनों के जलने में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इन सारी दहन क्रियाओं में ऑक्सीजन उपयोग में आता है। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अब वापस वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे जाता है? तो बच्चों, वापस वायुमंडल में ऑक्सीजन जाने के लिए सिर्फ एक क्रिया जिम्मेदार होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं और इस क्रिया में ये ऑक्सीजन को वापस वायुमंडल में निष्कासित कर देते हैं। तो इस प्रकार श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन वापस वायुमंडल में चला जाता है। बच्चों, ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस होती है क्योंकि श्वसन द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम विभिन्न जैविक क्रियाओं को करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जहरीले हो जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। हम अभी ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन के बारे में पढ़ें। ऑक्सीजन वहाँ द्विपरमाणुक होता है, मतलब O2 के रूप में होता है, परंतु हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में 3 परमाणु वाले ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं जिसको ओजोन कहते हैं। 3 परमाणु वाला ऑक्सीजन पाया जाता है जिसको ओजोन कहते हैं और ये ओजोन हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। बच्चों, ओजोन एक जहरीली गैस होती है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि ये हमारे संपर्क में नहीं है। बच्चों, ओजोन वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत लाभकारी भी है। बच्चों, सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण को ये ओजोन परत अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से ये हानिकारक विकिरण सजीवों तक नहीं पहुंच पाता है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें सजीवों के लिए हानिकारक होती हैं। ये मनुष्य में स्किन कैंसर करती हैं। साथ ही साथ फसलों के लिए भी ये अल्ट्रावायलेट किरणें हानिकारक होती हैं। इसी तरह समुद्री जीवों के लिए भी ये अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये ओजोन परत इस अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता है। परंतु बच्चों,
मनुष्य के कुछ क्रियाकलाप हैं जिसकी वजह से लगातार इस ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। बच्चों, हमारे घर में फ्रिज पाया जाता है या एसी होता है, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत स्थायी यौगिक होता है, ये किसी भी जैविक क्रिया द्वारा टूटता नहीं है और ये इसी रूप में ऊपर वायुमंडल में जब चला जाता है तो यहाँ ओजोन के संग क्रिया करके ये ओजोन परत का क्षरण करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ये जो क्लोरीन और फ्लोरीन होता है ये ओजोन परत का क्षरण करती हैं, जिसकी वजह से इस ओजोन परत का लगातार ह्रास हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। इसी ओजोन परत के ह्रास को ओजोन छिद्र बोलते हैं। बच्चों, ये देखिए अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया है और ये छिद्र देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों, ओजोन परत में ह्रास को रोकने के लिए हमें इन हानिकारक गैसों का उपयोग कम से कम करना चाहिए ताकि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में ये ओजोन परत सुरक्षा कवच के रूप में पड़ी रहे। इस प्रकार बच्चों, प्राकृतिक संपदा का यह भाग यहाँ पूर्ण हुआ और प्राकृतिक संपदा पाठ पूर्ण हुआ। प्राकृतिक संपदा के इस भाग से संबंधित ये कुछ गृह कार्य है, इसे आप कर लीजिएगा। इस पाठ को हमने 3 भागों में बांटा था, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आज हम भाग 3 पूर्ण कर लिए। इस प्रकार प्राकृतिक संपदा पाठ पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।